आदाब, मैं रिंकी त्यागी हाजिर हूँ दुनिया भर की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नई ग्रे लिस्ट की। दरअसल FATF ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का वॉचडॉग है, जो दुनिया भर में टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखता है। हमारे समाज के लिए सबसे सीरियस कंसर्न ये है कि आज की साइंसी तरक्की के इस दौर में भी हमारे मुहज़्ज़ब, सिविलाइज्ड या सभ्य समाज का सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी या टेररिज्म बना हुआ है। आए दिन ऐसी वारदातें हमारे मुल्क में भी और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पेश आती रहती हैं, जो इंसानी ज़मीर को हिलाकर रख देती हैं। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसने पूरी दुनिया के इंसानी समाज को खौफ के साए में जीने पर मजबूर कर दिया है। तो क्या है FATF और ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पर लगाम लगाने के लिए क्या करता है? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, IDS में रिसर्च फेलो कर्नल विवेक चड्ढा और प्रदीप सिंह गौतम। आप IRS हैं, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं और IDSA में रिसर्च फेलो भी हैं। हम अपने प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। कर्नल चड्ढा, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि जो अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट जारी की है, क्या कुछ उसमें खास है? और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो ह्यूमन टेररिस्ट एक्ट हैं उन पर लगाम लगाने में ये किस तरह से मदद करेगा? देखिए, जो अभी लिस्ट जारी हुई है FATF की, ये इवैल्यूएशन एक पीरियोडिक इवैल्यूएशन है और टाइम पर टाइम ये रीइवैल्यूएट होती हैं लिस्ट। और इस बार जो ग्रे लिस्ट आई है, ये एक धारणा थी, विचार था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। और इसका जो इम्पैक्ट है वो एक इमीडिएट इम्पैक्ट के तौर पर नहीं देखा जा सकता है कि अगर ग्रे लिस्ट में रहा है तो इमीडिएटली इसका कोई इम्पैक्ट होगा, बट इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस रहते हैं। और जो लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस हैं वो एसेंशियली प्रेशर डालने के लिहाज से बहुत सक्सेसफुल रहे हैं पास्ट में। और इसकी जो सक्सेस है वो दो तीन अलग अलग कारणों से होती है, और वह होता है कि आपको जो फाइनेंस अपने देश के लिए या अपने बिजनेसेस के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है, उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जब उसकी कीमत में वृद्धि होती है तो देश के ऊपर बिजनेसेस के थ्रू या देश जो लोन्स लेता है या फाइनेंस इकट्ठा करता है, उसकी क्योंकि दर बढ़ जाती है तो वो प्रेशर ऑटोमेटिकली देश के ऊपर बन जाता है। और हमें साथ साथ ये भी देखिए ध्यान देना पड़ेगा, ज़रूरी है कि पाकिस्तान की माली हालात एज इट इज़ कमज़ोर है और उसकी इकॉनमी के ऊपर बहुत प्रेशर पहले से ही है। तो जब प्रेशर ये पहले बना हुआ है, उसके साथ साथ एडिशनल प्रेशर बनता है ग्रे लिस्ट में होने की वजह से, तो ये एक कॉशन के तौर पर काम करता है पाकिस्तान जैसे देशों के ऊपर। ऐसे टेररिस्ट जैसा काम जो वो जिसके अंदर मुलविस है, उसको दबाने के लिए, कम करने के लिए, रोकने के लिए। ये भी हमने देखा है कि ये बंद नहीं हुआ है पिछले, अगर हम काफ़ी समय देखें, मगर ये एक एडिशनल प्रेशर का काम करता है। तो ये इसका एक फ़ायदा होगा ग्रे लिस्ट में रहने का, वो सस्टेन्ड प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बना रहेगा। जी, पाकिस्तान की बात मैं करूंगी आपसे प्रदीप सिंह जी, लेकिन पहले जानना चाहूँगी कि FATF किस तरह, क्या इसका रोल है और ये किस तरह से काम करता है? देखिए मैम, FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो 1989 में बनी और ये पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसका जब शुरुआत हुआ तो आज के डेट में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फिनेंसिंग इसका मेन काम है, लेकिन जब चालू हुआ था तो फिर धीरे धीरे करके, जैसे करप्शन मनी है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो जब जो नई चैलेंजेस आते गए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को, उसको कोप करने के लिए FATF ने अपने मैंडेट को चेंज किया। काम ये ऐसे करती है कि बेसिकली इसके एसोसिएट FATF स्टाइल्ड रीजनल बॉडीज़ हैं। जैसे हम लोग APJ में आते हैं, एशिया पैसिफिक ग्रुप में आते हैं, तो वो जाते हैं और लगभग 10 साल पे एक म्यूचुअल इवोल्यूशन रिपोर्ट बनती है और उसमें इनके 40 रिकमेंडेशंस हैं FATF की। उस पर वो आपको जज करते हैं कि आप किस उस पैमाने पे आप कहाँ खरे उतर रहे हो कि नहीं, और उस हिसाब से वो फिर आपको डिसाइड करते हैं कि आप ग्रे लिस्ट में रहोगे या ब्लैक लिस्ट में रहोगे। उसके अलग क्राइटेरिया हैं, लेकिन म्यूचुअल इवोल्यूशन होता है और उसमें आप शॉर्टकमिंग्स जो हैं, इनकी साल में 3 बार प्लेनरी मीटिंग्स होती हैं और उस मीटिंग में रखा जाता है और फिर करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए आपको बात किया जाता है, एंड देन यू हैव टू, फिर आपको एक एक्शन प्लान ड्रॉ करना पड़ता है उस कंट्री के साथ में। तो ऐसे ये काम करती है। जी, अच्छा कर्नल चड्ढा, आपसे भी अब क्योंकि हमने बात कर ली FATF कैसे काम करता है, क्या उसका रोल है, तो अभी हमने देखा कि जो भी एक्शन प्लान थे FATF के, जो पाकिस्तान है वो
कार्रवाई करने पर उन पर नाकाम रहा है। तो ऐसे में अगर भारत के पर्सपेक्टिव में हम देखें, पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में आना किस तरह से देखते हैं आप इसको? ये कि बहुत अहम है हमारे पर्सपेक्टिव से। थोड़ा सा इसमें मैं बैकग्राउंड आपको देना चाहूँगा ताकि श्रोताओं को समझ में आए ये बात। पहले जब FATF की जैसे 40 रिकमेंडेशंस की बात की प्रदीप जी ने, तो ये रिकमेंडेशंस लार्जली जो हैं वो प्रोसीजर्स के ऊपर इनकी तवज्जो रहती थी। मगर कुछ समय बाद ये FATF को बात समझ में आई कि अगर आप सिर्फ प्रोसीजर्स की, स्ट्रक्चर्स की, लॉज के ऊपर अगर आप सिर्फ तवज्जो दे रहे हैं तो वो अमेंड करना बहुत आसान होता है। मगर जो रियल टेस्ट है किसी देश का या किसी इंस्टीट्यूशन का, वो तब पता चलता है जब उसके ऊपर अमल कैसे कर रहे हैं आप, वो जज किया जाए। तो उन्होंने ये दो एक ब्रॉड कैटेगरीज बना दी। एक है आपके स्ट्रक्चर्स, लॉज, रूल्स, प्रोसीजर्स, उनको आप इवैल्यूएट करते हैं। दूसरा उसकी इम्प्लीमेंटेशन को आप इवैल्यूएट करते हैं। तो पाकिस्तान ने जो एक्शन प्लान दिया उसमें दोनों श्रेणियां शामिल थीं, प्रोसीजर्स भी, लॉज भी और साथ में इम्प्लीमेंटेशन भी। जैसा मैंने कहा, प्रोसीजर को और लॉ को ठीक करना बहुत आसान है। प्रॉब्लम आती है कि आपका लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, आपको जो काम बताया गया है उस पर आप कितना खरा उतरे हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे सस्टेन्ड वे में रहा है, क्योंकि जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल की, चाहे वो अलकायदा लिस्ट के अंडर हैं, बाकी लिस्ट के अंडर हैं, और जिसको सब मानते हैं और सब पे बाध्य है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं और टेररिस्ट लीडर्स के नाम दिए गए हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान ने एक्शन पूरी तरह से नहीं लिया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के ऊपर बरकरार है। और जो अब लगाम कसी जा रही है पाकिस्तान पे, वो इसी पॉइंट के ऊपर कसी जा रही है उनके एक्शन प्लान में कि आपने लॉ तो बना दिया, रूल आपने बना दिया, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है इसकी। तो यहाँ पर जाके पाकिस्तान अटक रहा है, और ये बिल्कुल सही एक दिशा है जो FATF ने पकड़ी है। बिल्कुल। जैसे कि हम पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें 2018 से लेकर अब तक का जो रिव्यू किया है FATF ने, उसमें ये लगातार नाकाम ही हो रहा है। तो ऐसे में क्या मुमकिन है कि ग्रे लिस्ट से अगली बार अगर ये फुलफिल नहीं करता है एक्शन प्लान्स को, तो इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए? देखिए, थोड़ा सा पाकिस्तान और FATF का जो इतिहास है उसको हमको समझना पड़ेगा जी। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान 2018 में ग्रे लिस्ट में आया है। इसके पहले भी वो ग्रे लिस्ट में रह चुके हैं। 2012 से 15 के बीच में पाकिस्तान और पहले ग्रे लिस्ट में था जी। और 2015 में वो निकल गया था। 2018 में फिर से वो ग्रे लिस्ट में गया है, और उन्हीं फैक्ट्स पे गया है जिस पे 2015 में वो निकला था। तो यहाँ पे थोड़ा सा FATF की वर्किंग पे भी हम हिस्टोरिकली ये सवाल हमको उठाना पड़ेगा कि वो निकला कैसे था और फिर घुसा कैसे। पहले क्या होता था, जैसा अभी कर्नल चड्ढा साहब ने आपको बताया कि उनकी 40 रिकमेंडेशंस थी। तो 9/11 जो टेररिस्ट अटैक था न्यूयॉर्क में, उसके पहले तक वो 40 रिकमेंडेशन दे देते थे। फिर टेरर फिनेंस को लेके उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस, 9 रिकमेंडेशंस और दी, तो वो 40+9 कहने लगे उसको। अभी तक इम्प्लीमेंटेशन और उसके इफेक्टिवनेस पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं था। वो उन्होंने 2012 में वो कंडीशंस 11 आउटकम्स करके FATF उसको कहता है, तो वो 11 आउटकम्स को भी डाल दिया उन्होंने। लेकिन उसकी वर्किंग पहले ऐसी है कि अगर आपने बेसिकली, जब आपकी मॉनिटरिंग होती है और आप में कुछ कमियां पाई जाती हैं, और कमियां हर एक देश में पाई जाती हैं, क्योंकि वो जो 40 नुकात हैं उसमें सारे पे कोई भी कभी खरा नहीं उतरता। तो आपके पॉलिटिकल बॉडी से ये कहा जाता है, हाईएस्ट पॉलिटिकल बॉडी से ये कहा जाता है कि आप एक अग्रीड टाइम फ्रेम पे इसको इम्प्लीमेंट करने का हमारे साथ एक मुआहदा कर लें, एक एक्शन प्लान हम ड्रॉ कर लेते हैं और उस हिसाब से आप कर लें। और ये मान लिया जाता था कि क्योंकि हाईएस्ट बॉडी ने ये कमिटमेंट दे दिया है तो वो कर लेंगे। और एक तरीके से एक जेंटलमैन्स का एग्रीमेंट था कि फिर धीरे धीरे करके थोड़े दिन मॉनिटर करते थे, और अगर आप थोड़ा प्रोग्रेस उसमें दिखा रहे हो तो वो निकाल दिया करते थे जी। तो यही करके एक तरीके से 2015 में वो निकल गया। जब वो निकला उस समय पे हाफिज सईद ऑलरेडी UN सिक्योरिटी काउंसिल के लिस्ट में थे, कोई नई बात नहीं थी। ये उनको पता भी था पाकिस्तान को। उसके कुछ ही दिन पहले हाफिज सईद रिलीज भी हुए थे जेल से। वो जेल में भी नहीं थे। अगर जेल में भी जाते थे तो नजरबंद होकर वापस आ जाते थे। ये 4-5 बार वो अरेस्ट हो चुके थे जब वो ग्रे लिस्ट में था, और जब वो निकला तब भी। अब ये हो रहा है, जैसा आपको चड्ढा साहब ने बताया, कि हैं तो वो ग्रे लिस्ट में, लेकिन ग्रे लिस्ट थोड़ा सा कड़ाई से मॉनिटरिंग, मतलब उनकी बातों पे आदमी भरोसा नहीं कर रहा। अब ब्लैक लिस्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसके लिए हमको समझना जरूरी है कि ब्लैक लिस्ट में हैं कौन कौन। ब्लैक लिस्ट में अभी है नॉर्थ कोरिया और ईरान। तो नॉर्थ कोरिया में वो देश जाते हैं जिनको नॉन कोऑपरेटिव जुरिसडिक्शन कहा जाता है, जो कि एक तरीके से FATF से इनकार कर देते हैं कि हम कोई भी आपसे एग्रीमेंट नहीं साइन करेंगे, तो हम टोटल नॉन कोऑपरेशन पे हैं। तो
तब उनको ब्लैक लिस्ट में भेजा जाता है। अब पाकिस्तान के साथ ये मुद्दा है कि वो अग्री तो कर रहा है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। ब्लैक लिस्ट में डालने पे क्या हो जाता है कि एक तरीके से आप पूरे इंटरनेशनल जो सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, ट्रेड का सिस्टम, उससे आप कट जाते हैं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, बहुत सारे सवाल हैं, तो ब्लैक लिस्ट में तुरंत जाएगा कि नहीं जाएगा हम ये नहीं कह सकते, चांसेस कम है कि वो ब्लैक लिस्ट में जाए। लेकिन उसकी हरकतें ये जरूर हैं कि पहले जितने आसानी से वो ग्रे लिस्ट में निकल गए थे 2015 के अंदर, उतने आसानी से नहीं निकले, क्योंकि उनके बात पे आज कोई भरोसा नहीं करता। और भारत भी उस पे लगा हुआ है, अमेरिका भी लगा हुआ है। अच्छा, वो इस बार जब ग्रे लिस्ट में गए भी हैं तो जर्मनी, यूके, ये सारी कंट्री जो हैं शिकायत करने वाली थी उसमें, सिर्फ इंडिया नहीं था। तो इस बार ग्रे लिस्ट से निकलना मुश्किल है, ब्लैक लिस्ट में जाना उतना आसान नहीं लगता हमें। ब्लैक लिस्ट में जाने के लिए क्या कुछ पैमाने तय किए हैं FATF ने, ये भी मैं जानना चाह रही हूँ। और साथ में ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि अब अगर जैसे आप करें सख्ताई से काफ़ी मॉनिटरिंग होगी तो जो पाकिस्तान है वो कितना क्या मतलब ऐसे में स्टेप ले सकता है? अभी अगर मैं हाल ही में बात करूँ, तुर्की मुल्क की काफ़ी करीबी पाकिस्तान का रहा है, क्या उसके ग्रे लिस्ट में आने का कोई जो प्रेशर है वो पाकिस्तान पे आएगा? तुर्की को 2019 में, अभी जो वो ग्रे लिस्ट में गए हैं, तो 2019 में ही वार्निंग दे दी गई थी तुर्की को कि ये नुकात हैं जिनमें आपको इम्प्रूवमेंट करना है। उसमें इस तरह की चीज़ें हैं जैसे जो बगल में सीरिया है, जहाँ पे उस समय दाइश जिसको हम कहते हैं उसका काफ़ी चल रहा था, तो जिसको हम टारगेटेड सैंक्शन कहते हैं कि लोगों के खिलाफ सैंक्शन लगें, कैश जो कुरियर हैं उनको रोका जाए। तो ये सब चीज़ें तुर्की को पहले से बताई हुई थी। क्योंकि उन्होंने इम्प्रूवमेंट नहीं शो किया तो इस समय पर उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। अगर आप पूछें कि कोई सीधा असर है क्या पाकिस्तान के ऊपर, तो कोई सीधा असर नहीं है उसका, लेकिन ये असर ज़रूर है कि इंटरनेशनल फोरम पे FATF में भी और इसके बाहर भी तुर्की एक ऐसा कंट्री है, पहले थोड़ा मलेशिया जब महातिर मोहम्मद साहब थे तो वो थोड़ा उनके लिए कवर फायर देने का काम करते थे। तो क्योंकि आज वो खुद स्पॉटलाइट में हैं, उनकी इकॉनमी खुद बहुत ख़राब चल रही है तुर्की की, तो वो उनकी वो शायद आवाज़ नहीं रहे और उनकी उतनी हैसियत नहीं रहे कि वो उस तरीके से इनको कवर करने के लिए आए। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सीधा कोई असर है क्या पाकिस्तान के ऊपर, तो सीधा कोई असर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट असर ज़रूर है। अगर मैं टेरर फंडिंग की बात करूं तो जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है टेरर फंडिंग के लिए, उसे रोक पाने में FATF कितना कामयाब हो रहा है? क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो ये असर दिखाई नहीं देता है, लगातार हम पे जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो हो रहे हैं। कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो FATF के एक्शंस हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के बरखिलाफ़ कार्रवाई की जाती है, चाहे वो इंटरनेशनल स्तर के ऊपर कार्रवाई है या नेशनल लेवल के ऊपर है या आपके बायलैटरल अरेंजमेंट्स हैं कई देशों के साथ, उनके साथ मिलकर कार्रवाई की जाती है, ये एक लॉन्ग टर्म कार्रवाई है। और इसका जो फंडामेंटल मुद्दा होता है वो ये होता है कि आपके जो प्रोसीजर्स हैं, आपके सिस्टम्स हैं और जो लूप होल्स हैं जो कि अलाउ करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को और टेरर फंडिंग को, उसको जहाँ तक हो सके क्लोज किया जाए। तो ये एक जादू की छड़ी नहीं है कि भाई आपने एक रूल बना दिया और किसी के वैल्यूएशन हो गया तो उसके बेसिस के ऊपर वो इमीडिएटली रुक जाएगा। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि अलग अलग तरह के टेररिस्ट मूवमेंट हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंस के बाद से 1955 से चल रहे हैं और इसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, मगर एक ज़ीरो टेरर फंडिंग का या ज़ीरो टेररिज्म का जो एक टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाए हैं। तो मेरे विचार से किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो फंडिंग है अगर उसको कमज़ोर किया जा सकता है, उसके ऊपर एक अगर जो स्क्वीज़ लगाया जा सकता है, वो लॉन्ग टर्म में उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने का एक बेहतर तरीका है, बजाय कि अगर हम टेररिस्ट इंडिविजुअल टेररिस्ट इंसिडेंट्स को देखें। टेररिस्ट इंसिडेंट्स के लिए बहुत कम पैसा चाहिए होता है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है। तो जो ऑब्जेक्टिव है टेरर फंडिंग को रोकने का, वो जो फंडिंग इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के पास आती है या जो देश उसकी मदद करते हैं, पाकिस्तान जैसे देश, उसके ऊपर प्रेशर डालना है, उसके ऊपर एक रोक लगाना है। तो इमीडिएट स्टॉपेज आपका टेरर एक्ट्स में नहीं आएगा, मगर ये जो प्रेशर है और जो ये एक मोमेंटम बना है, ये लॉन्ग टर्म के अंदर एक बहुत सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है जो कि अपनाई गई है। अगर बात करें प्रदीप सिंह जी, ये जो हम ग्रे लिस्ट में जितने भी मुल्क हैं उन पे क्या कुछ असर, मतलब कितना प्रेशर वो अपने ऊपर लेते हैं FATF अगर उनको ग्रे लिस्ट में शामिल कर देता है तो कितना असर वो उन पर होता है? FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसकी भी जो सीवियरिटी है वो धीरे धीरे करके FATF की ग्रे लिस्ट की सीवियरिटी बढ़ते जा रही है।
जैसे पहले क्या था, पहले आप एक तरीके से कह सकते थे कि पाकिस्तान पहले इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि जैसे हम लोग चर्चा किए कि वो 2012 से 15 के बीच में था, और इस बार भी जब वो अंदर गए तो थोड़ा सा उनके अंदर इस तरह का शुरुआत में इस तरह का एक हौसला दिखता था कि नहीं ठीक है हम खींच लेंगे इसको। लेकिन दिक्कत क्या थी कि FATF की वर्किंग में समस्या ये आती थी कि आपके पास एक ब्लैक लिस्ट है जिसमें 2 देश हैं, जैसा हमने चर्चा किया कि ईरान और नॉर्थ कोरिया। और ईरान नॉर्थ कोरिया आप हो सकता है बहुत कारणों से आप हेडेक नहीं लेना चाहते हो, एक इंटरनेशनल माइग्रेन को ट्यूमर नहीं बनाना चाहते हो, तो इस वजह से आप ब्लैक लिस्ट, अगर उसको भी पता है कि आप शायद नहीं करिएगा प्रैक्टिकली। और ग्रे लिस्ट में, बेसिकली ब्लैक लिस्ट में होता क्या है कि आपके सारे ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होने लग जाते हैं, और ग्रे लिस्ट में आप मॉनिटरिंग पे रहते हैं। तो इन दोनों के बीच में ग्रे लिस्ट में आप समझ लीजिए कि जैसे आपको डंडे से मार नहीं पड़ रही, और ब्लैक लिस्ट में आपके ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ टूट रहा है, और पाकिस्तान को भी ये लग रहा है कि पहाड़ मेरे ऊपर टूटेगा नहीं और यहाँ से हम निकल जाएंगे। तो ये एक वर्किंग की प्रॉब्लम FATF में भी थी कि ग्रे लिस्ट में उतनी कॉस्ट नहीं आ रही थी किसी इस तरह के देशों पे कि वो सुधार करें, और ब्लैक लिस्ट बहुत ज़्यादा हो जा रहा था जिसमें कि बिल्कुल वो मतलब एक तरीके से न्यूक्लियर ऑप्शन टाइप का था। तो बहुत सारे देश तो ग्रे लिस्ट में ही मान जाते हैं, तो ग्रे लिस्ट वैसे काफ़ी इफेक्टिव रही है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश जो कि इस स्ट्रक्चर का ही फ़ायदा उठा रहे थे, उनमें ग्रे लिस्ट कुछ हद तक नाकामयाब रह रही थी। लेकिन अब उन्होंने, FATF ने इस समस्या को समझा है, और इस बार अगर आप अब वर्किंग देखिए उनकी, तो वो क्या करते हैं कि अब उनके वो जो अंडरटेकिंग देते हैं, वो जो एश्योरेंस देते हैं पाकिस्तान, उसको वो मानने के लिए नहीं तैयार। तो जैसे 2019 में उन्होंने कहा कि आप ये 27 नुकात हैं, इसको आप पूरा करके लाओ जी। उन्होंने 26 कर लिया, एक बचा, लेकिन वो एक बहुत सीरियस था। वो एक ये था कि आप बेसिकली हाफिज सईद किस्म के लोग, जो कि बेसिकली अलकायदा लिस्ट है या 1373 लिस्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके उन लोगों के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं कि नहीं। तो वो एक लिस्ट पे काम नहीं हुआ, तो उन्होंने उनको अभी भी ग्रे लिस्ट में लटका के रखा। फिर 2019 में जो उनका म्यूचुअल इवोल्यूशन हुआ, उसमें 6 और पकड़ा दिए। तो आज की डेट में वहां से बात आगे बढ़ गई है। अब FATF उनसे कह रहा है कि आप ये बताओ कि लीगल असिस्टेंस आप हमें क्या दोगे दूसरे देशों को, कि आपके लोगों को हम पकड़ सकें। आप वहाँ पे जो पैसे वैसे पड़े हुए हैं पाकिस्तान के, उसको कन्फिस्केट करने में कितनी मदद करोगे, और आप एक्चुअली इनको जेल में डालते हो तो जेल में रहते कितने दिन हैं। तो अब अगर आप पाकिस्तान की मॉनिटरिंग देखिएगा तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ गई है। और वो ये इस बार पहली बार उन्होंने ये लाइन भी यूज़ की है FATF ने, कि इनको अभी ड्यू डिलीजेंस के लिए तो नहीं दिया जा रहा है इनके ट्रांजैक्शन को, मतलब रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन बाकी देशों को ये बताया जा रहा है कि ये ग्रे लिस्ट में है, तो वो इस इंफॉर्मेशन को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उनसे उनको कर्जा चाहिए, इकोनॉमी बहुत कमजोर चल रही है अभी इस समय पे। तो आप देख रहे होंगे लगातार वो खबर में आते रहता है कि वो चीन, सऊदी अरेबिया और IMF के बीच में पाकिस्तान के मिनिस्टर्स घूमते रहते हैं। तो इस सेंस में उस तरीके से, और IMF तब तक उन्हें पैसा नहीं देगा जब तक FATF क्लियर नहीं करता है सही से। तो वैसे अब ग्रे लिस्ट काफी इफेक्टिव होते जा रही है जी। कर्नल चड्ढा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिन मुल्कों से हमारे देश में टेरर फंडिंग की जा रही है, उन मुल्कों को हम ब्लैक लिस्ट में लाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, या क्या हमारी कोशिश है? ब्लैक लिस्ट में ला पाना जो है, ये अभी डिस्कशन हुई थी कि ये एक आसान ऑब्जेक्टिव नहीं है, मुद्दा नहीं है, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सबसे पहले और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि वो देश हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल के ऊपर कोऑपरेट करने से मना करता है जी। तो पाकिस्तान का गेम प्लान हमेशा यही रहा है, और मैं पाकिस्तान का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ क्योंकि टेरर फंडिंग जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे लिए वो पाकिस्तानी है जी। तो पाकिस्तान हमेशा अश्योरेंस देने में सबसे आगे रहता है। तो हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर अश्योरेंस भी दिया है पाकिस्तान ने, उसके बाद एक्शन प्लान भी बनाया है। कुछ हद तक जिसको हम लो हैंगिंग फ्रूट एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, टर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो काम भी करके दे दिए हैं उन्होंने। उसके बाद जब हम देखते हैं कि लोअर लेवल के टेररिस्ट लीडर हैं या जो उनके लिए बहुत सरदर्दी खुद के लिए बन जाते हैं, उनको पकड़ के वो नंबर पूरा करने के लिए वो एक्शन भी दिखा देते हैं वो। तो उनके जो एक्शंस हैं वो बेसिकली ये दिखाने की कोशिश करते हैं FATF को या एक इंटरनेशनल फोरम के अंदर कि जितने हम एक्शन ले रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ, और ये हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर ले रहे हैं, हमारे जितना तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे देश को स्ट्रेट अवे उठा के ब्लैक लिस्ट में डालना बहुत कठिन है, और मेरे विचार से ये आने वाले समय में ये होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो बात प्रदीप जी ने कही है वो बहुत ज़रूरी है कि ग्रे लिस्ट के अंदर ही आप किस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर नकेल कर सकते हैं, और वो हमें देखना है। उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कितनी और फोर्स कर सकते हैं वो हमें देखना है। और मेरे विचार से FATF की और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंडिया की और बाकी देशों की
मित्र देश जो हैं, यही हमारी एम्फोसिस यही रहना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन के लिए और प्रेशर बनाया जा सके। ब्लैक लिस्ट एक तरह से अगर आप डालते हैं तो आप उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं सिस्टम से, और जब आप डिस्कनेक्ट करते हैं किसी को तो उसमें इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप है वो आपने एक तरीके से आपने वो छोड़ दिया है। तो वो नहीं करना चाहती अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, चाहे FATF है या बाकी जो देश हैं, वो नहीं करना चाहते पाकिस्तान के साथ। हाँ बिल्कुल, जैसे कि कर्नल साहब ने बताया कि हम ब्लैक लिस्ट में उतना आसान नहीं है पाकिस्तान को एकदम से डाल देना, क्योंकि वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर जाएगा। तो ऐसे में क्या ज़रूरी है कि FATF दोनों ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के बीच में कोई ऐसा ब्रिज हो जो बनाया जाना चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जैसा अभी कर्नल साहब बता रहे थे, हम लोग चर्चा भी किए कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बीच में अभी जो है अंतर बहुत ज़्यादा है जी। तो ग्रे लिस्ट में ही हमको कुछ ग्रेडेशन, मतलब FATF को कुछ ग्रेडेशंस बनाने होंगे जो थोड़ा सा कड़े हों। जैसे आप ग्रे लिस्ट को अगर देखिएगा तो उसमें जैसे अभी मॉरिशस निकल गया, लेकिन मॉरिशस टाइप की भी कंट्री है, बारबेडस है, केमन आइलैंड है और पाकिस्तान है। अब ये हर एक जो देश हैं ये अलग अलग कारणों से गए हुए हैं। कहीं पे सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कहीं पे टेरर फाइनेंसिंग का केस है। अब मनी लॉन्ड्रिंग अगर आप ऐसे समझें कि मनी लॉन्ड्रिंग अगर 1000 करोड़ की हो और टेरर फाइनेंस अगर 1 करोड़ का हो जाए तो इस 1 करोड़ से आपको ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी को बम खरीदना है, AK-47 खरीदने, तो 1 करोड़ में आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर देगा वो, और वहां 100 करोड़ 1000 करोड़ में हो सकता है उतना नुकसान ना हो। लेकिन ग्रे लिस्ट में ये चीजें नहीं पता चलती। वो बारबेडस को भी और पाकिस्तान को दोनों को ग्रे लिस्ट ही कहते हैं। तो सबसे पहले हम कहीं ना कहीं ये समझना जरूरी है कि आप टेरर फाइनेंस के लिए अंदर गए हुए हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गए हुए हैं, ये अंतर पता चले। फिर आपकी इंटेंशन कैसी है, आप जो एक टाइम बाउंड एक हमसे मुआयदा कर रहे हैं कि हम इस समय पे ये काम करेंगे, अगर वो नहीं करते तो हम आपके साथ क्या करेंगे जी। तो एक चीज है कि मतलब ग्रे में ही थोड़ा सा जिसको हम कह सकते हैं कि डार्कर शेड ऑफ ग्रे का एक स्कोप बन सकता है, ब्लैक की ओर जाते हो, जो कि आगे चल के ब्लैक में बदल जाए। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये शायद FATF को नहीं पता, क्योंकि इस बार जब जैसे कर्नल चड्ढा साहब ने कहा कि वो पहले कह के निकल जाते थे, मतलब एक एश्योरेंस दे दिया, कुछ साइड पे पेरिफेरी पे काम किया, लेकिन मुद्दे का काम बिना किए निकल जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा है कि वो निकल पाएंगे, और इसमें थोड़ा सा जो लार्जर जियोपॉलिटिकल जो सीन बन रहा है अफगानिस्तान, वो सारे मुद्दे हैं और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी भी है, वो देख के लग रहा है कि वो काम FATF भी अब करना चाह रहा है कि ब्लैक और ग्रे के बीच में भी धीरे धीरे करके वो एक ग्रेडेशन देना चाह रहा है कि पाकिस्तान जैसे देशों को इफेक्टिवली वो जो है टैकल किया जा सके। कर्नल चड्ढा, जैसे कि पाकिस्तान की जो मंशा है किसी से भी छुपी नहीं है, सारी दुनिया कहीं ना कहीं जानती है। अगर हम कहें कि वो टेरर का सेंटर है तो गलत नहीं होगा। तो आखिर कितना इंतज़ार, और ये इंतज़ार आखिर कर क्यों रहे हैं? FATF क्यों, जैसे प्रदीप जी ने बताया कि एक ब्रिज बनाए, एक डार्कर शेड में उसको लेके जाएं, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं? नहीं, आपकी जो बात है, और जो एक होता है कि एक पेशेंस जो है ना, वो एक उसकी सीमा होती है। और भारत जैसे देश के लिए, मैं इनफैक्ट कहूँगा कि अफ़गानिस्तान जैसे देश के लिए भी, जो कि सफ़र किया है जिसने पाकिस्तान के हाथ, ये फ्रस्ट्रेशन आनी बहुत नॉर्मल है जी। मगर हमें ये भी समझना है कि जैसा इन्होंने कहा कि जो गैप है ग्रे और ब्लैक का, वो इतना ज़्यादा है कि जो सूझबूझ है, सोच विचार है, वह यही सजेस्ट करता है कि देखिए सीधे ब्लैक में ना डालना चाहिए, ना डाल सकते हैं, ये देखते हुए कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड किस प्रकार कर रहा है जी। तो जो एक ग्रेजुएटेड एक्शन हुआ है, जिसके अंदर अब देखिए एक पॉइंट था एक्शन प्लान का जो कि अटका हुआ है, उसके बाद जब 2019 में उनकी म्यूचुअल इवैल्यूएशन हुई, उसमें और एडेड पॉइंट्स उनको दिए गए, और इम्प्लीमेंटेशन का जो फैक्टर है उसको अब एक सेंटर पॉइंट बना लिया गया है पूरे एक्शन प्लान का। पहले प्रोसीजर के ऊपर तवज्जो थी, लॉज के ऊपर तवज्जो थी, मगर अब वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए जब तक उसकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, टेररिज्म उसकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, और जब तक उसको लगता है कि भाई मेरे जो देश का एक बड़ा एक स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर टेररिज्म मेरा एक हिस्सा है, मैं इसको नहीं रोक सकता, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ अगर मुझे बदला लेना है या हानि पहुंचानी है किसी प्रकार की, उसके लिए एक बहुत अहम इंस्ट्रूमेंटैलिटी है। जब तक हमारा जो एक्शन है वो और कड़ा नहीं होगा, जहाँ पर डार्कर शेड ऑफ ग्रे की बात आती है, तब तक पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। और इसके अंदर एक तो हम देखिए डायरेक्ट बात करते हैं जो पाकिस्तान के साथ FATF के अंदर एक्शन हो रहे हैं, बट इसके कई इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि IMF
वर्ल्ड बैंक जैसी बॉडीज़ जुड़ी हुई हैं FATF के साथ, और जो FATF जिस प्रकार की इन डेप्थ इवैल्यूएशन करता है किसी भी देश की, कोई और इंटरनेशनल बॉडी नहीं है वो जो करती है वो। इसी वजह से जो डिसीजन मेकिंग है IMF की है या वर्ल्ड बैंक की है या इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम की है, उसका जो आपके म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स होती हैं या जो देश के बारे में जिस प्रकार से FATF एक रिपोर्ट देता है, उसकी बहुत अहमियत है इन सब के लिए। और अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है और सस्टेन्ड वे में नेगेटिव है, तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो लोन्स हैं, चाहे किसी प्रकार से आपने जो पैसा रेज करना चाहते हैं आप अपने देश की डेवलपमेंट के लिए या इंडस्ट्री के लिए, वो एडवर्सली इफेक्ट होती है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी देश के लिए कोई चीज़ जो उसको हर्ट करती है इकोनॉमी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। राइट। और पाकिस्तान को आज की डेट में वो चीज़ हर्ट कर रही है। जी। ऑन द फेस ऑफ इट देखिए, एक अपना स्टेटमेंट देना, चाहे उनके प्रधानमंत्री देते हैं या उनके मिनिस्टर देते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, मगर जब आप भीख मांगने के लिए आप अपना अलग अलग देशों के पास जाते हैं, तो जो रियलिटी है वो सबको मालूम है। और इसी वजह से आप इसको आप ऑन द फेस ऑफ इट मत देखिए, आप ये देखिए कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर इसका क्या एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है। इसीलिए ये एक इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है, इसमें समय ज़रूर लगेगा, मगर मेरे विचार से एक सही तरीका है ये पाकिस्तान को ठीक करने के लिए।